is an agency or instrumentality of the state and hence a state। तो देखिए इसमें ये बताया कि अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 के तहत, तो उस एजेंसी को 1898 ठीक है ना, तो गलती हो सकती है बोलने में, 1898 में कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एजेंसी अगर रजिस्टर्ड की गई है या कोई इंस्ट्रूमेंटलिटी है जो कि राज्य का काम कर रही है या राज्य की सहायता कर रही है, तो उसको भी स्टेट माना जाएगा। ये जो है खालिद मुजीब या अजय हाशिया के केस में इस बात को कहा, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द टेस्ट इज नॉट हाउ द जुरिस्टिक पर्सन इज क्रिएटेड बट वाई इट हैज बीन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका जो टेस्ट बताया वो ये बताया कि टेस्ट ये नहीं है कि इसको किस तरीके से बनाया गया है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कानून के थ्रू बनाया गया है या रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर बनी है या स्टेट ने उसको अपना विभाग काम करने के लिए दे दिया है। तो टेस्ट जो है वो ये नहीं है कि वो किस तरीके से बनी है, बल्कि टेस्ट ये है कि व्हाई इट हैज बीन ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, कि उसको क्यों बनाया गया है। अगर स्टेट की सहायता करने के लिए बनाया गया है, स्टेट के जैसे काम कर रही है, हो सकता है कि स्टेट डायरेक्ट वो काम नहीं करना चाह रही हो, किसी कंपनी से वो काम करवा रही हो, किसी कंपनी को उसने ये मोनोपोली स्टेटस दे दिया, एकाधिकार दे दिया है कि साहब आप ये काम करिए, ताकि पता न चल पाए कि स्टेट ये काम करवा रही है, राज्य ये काम करवा रहा है, गवर्नमेंट ये काम करवा रही है, या वो काम वो कंपनी के हैं। तो अगर इस तरह की कोई एलिमेंट पाया जाता है कि क्यों वो बनाई गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से बनाई गई है, हो सकता है किस कानून के तहत बनाई गई हो सकता है रजिस्ट्रेशन करा के बना ली हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी ना कराया गया हो, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनाया गया है ये नहीं है, वो क्यों बनाया गया है, उसके पीछे काम करने के क्या ऑब्जेक्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब उसको स्टेट माना जाएगा। तो देखिए, वंस ए बॉडी बिकम अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 इट बिकम एमिनेबल टू द फंडामेंटल राइट। अगर कोई बॉडी जो है वो अथॉरिटी हो जाती है आर्टिकल 12 में, एक प्राधिकारी हो जाती है। प्राधिकारी का मैंने आपको मतलब ये बताया था कि एक अथॉरिटी का मतलब ये है जिसको कानून बनाने की शक्ति हो और कानून को लागू करने की भी शक्ति हो, तब हम उसको अथॉरिटी कहते हैं। तो कोई बॉडी या कोई संस्था तब प्राधिकारी अथॉरिटी बन जाती है आर्टिकल 12 में, जबकि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए एमेनेबल हो जाती है या फंडामेंटल राइट की पहुंच में पहुंच जाती है। तो इट्स एक्शन कैन बी चैलेंज्ड विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट। इसका मतलब है कि तब इसका कोई भी काम अगर फंडामेंटल राइट छीनने वाला है तो हम उसको ये कह के चैलेंज कर सकते हैं कि ये बॉडी चूंकि स्टेट है, ठीक है ना, केवल एक संस्था है, लेकिन फिर भी ये आर्टिकल 12 में स्टेट है क्योंकि फंडामेंटल राइट छीन रही है, इस वजह से हम ये क्लेम कर सकते हैं या इसके खिलाफ ये दावा कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि इसने हमारे फंडामेंटल राइट छीने हैं। चूंकि ये कंपनी है फिर भी राज्य मान के हम इसको ट्रीट करेंगे, एंड आल्सो सब्जेक्ट टू द रिट जुरिडिक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी अगर आपके फंडामेंटल राइट छीनेगी तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आपके वैसे अधिकार कोई जो फंडामेंटल राइट नहीं है अगर कोई बॉडी छीनती है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप केवल सबसे छोटे कोर्ट में जो कि आपके जिले में या तहसील में सबसे छोटा कोर्ट होगा वहां पे आप मुकदमा करते हैं। सामान्य नियम यही है, आपने देखा भी होगा कि जब कोई मुकदमा चलता है तो सबसे छोटी अदालत में चलता है, चाहे वो जिले की हो चाहे वो तहसील की हो। लेकिन जब आपके फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, छोटी अदालत में वो मुकदमा नहीं जाएगा क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट का मामला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें